समय के साथ साथ पर्यटन से जुड़े वर्गों में भी परिवर्तन आता चला गया। पर्यटन का जनतंत्रीकरण हुआ और इसके साथ साथ सुविधाओं में एक समानता तो नहीं आ पाई, लेकिन एक मानक रूप अवश्य निर्धारित हो पाया। हम बात कर रहे हैं पर्यटन के काल निर्धारण और उसकी अवधारणाओं के संबंध में। आराम पसंद वर्ग के उदय की अवधारणा का उपयोग करते हुए हमें पर्यटन के भ्रमण के अन्य रूप को भी अलग करना होगा। इसके बाद हम पर्यटन के इतिहास को 6 कालों में विभाजित कर सकते हैं। पहला काल है प्राचीन काल, दूसरा है साम्राज्यों का काल, तीसरा है तीर्थ यात्रा का काल, चौथा है महान यात्राओं का दौर, पांचवा है संक्रमण काल और छठा है आधुनिक काल। लगभग इन सभी कालों में निम्नलिखित अवधारणाओं का एक समान उपयोग किया जाता रहा, जिसमें पहला है प्रेरणा। इसका मतलब है कि अनुभव में लगातार बदलाव आता रहा। पहले कई बार जिंदा होने के लिए यात्री जो थे यात्रा करते थे और आज जीवन स्तर में सुधार के लिए यात्राएं की जाती हैं। इसमें कुछ पक्षों को शामिल किया जाता है, जिसमें उत्सुकता, अनुमान, भविष्य, छुट्टी और इस तरह के कुछ अन्य जो चीज़ें थी जो आपके जीवन को परिवर्तित कर सकती थी, उसमें उत्साह को सम्मिलित कर सकती थी। उस तरह की चीज़ों को इसमें सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा जो है प्राचीन काल में अभिलेखों, मोहरों, गुफा, भित्ति चित्रकला आदि से प्राचीन कालीन यात्राओं के प्रमाण मिलते हैं। इन प्रमाणों से पता चलता है कि उस जमाने में यात्रा कठिन भी थी और खतरनाक भी थी। एक बार जो घर से बाहर निकलता था उसके सुरक्षित लौटने की संभावना बहुत कम मानी जाती थी। यात्राएं जमीन के रास्ते भी होती थी और समुद्र के रास्ते भी, लेकिन यात्रा की गति बहुत धीमी होती थी और रास्ते भी विकसित नहीं होते थे। मार्ग के आसपास सुविधाओं के अभाव के कारण यात्रा की लागत भी बहुत ज़्यादा थी। मनुष्य अभी भी प्रकृति के वश में था और हर मौसम में यात्रा नहीं की जा सकती थी। इसके बावजूद भी 3 महत्वपूर्ण परिवर्तनों ने भ्रमण को या पर्यटन को बढ़ावा दिया, जिसमें था नए नए रास्तों और मार्गों का निर्माण और विकास, जिसका उपयोग मुख्य रूप से व्यापारी और तीर्थयात्री और शायद साहसी व्यक्ति करते थे। इसके अलावा जल और थल पर चलने वाले विशेष वाहनों का विकास और नदी तथा समुद्र के किनारे शहरी केंद्रों और बाद में नगरों का विकास। मेसोपोटामिया, चीन और भारत में इस प्रकार के केंद्रों की स्थापना की जानकारी हमें इतिहास से मिलती है। नगरों का विकास होने पर राजनीतिक और आर्थिक संपर्कों का भी आर्थिक संपर्क भी स्थापित हुए और पत्रवाहकों, भारवाहकों, कारवां की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती चली गई। जैसे जैसे भ्रमण व्यवस्थित होने लगा, इसकी एक पद्धति बन गई, वैसे वैसे इन रास्तों के किनारे सराय और भोजनालय बनने लगे। जल्दी ही ये ठहराव स्थल, बाजार, शहर या एक वाणिज्यिक केंद्र के रूप में विकसित होने लगे, जिसके कारण दुनिया के कोने कोने में भ्रमण का क्षेत्र और संभावना बढ़ गई। दुनिया के विभिन्न भागों के लोगों के बीच संपर्क स्थापित होने से उपभोग और भ्रमण की प्रकृति में बदलाव आने लगा। परिणामतः इसमें भी विशेषज्ञता आने लगी, जैसे सामान ढोने के लिए गाड़ी और यात्री की सवारी के लिए रथ का विकास इसी क्रम का परिणाम था। वाहनों के विशेषीकरण के साथ साथ सड़कों और मार्गों में भी सुधार हुआ। मार्गों को समतल बनाया गया और जगह जगह पर मील के पत्थर और छायादार पेड़ लगाए गए। अच्छे रास्तों के निर्माण से दूर दराज के देशों की समृद्धि और वैभव की जानकारी भी मिलने लगी। इसके कई परिणाम सामने आए, जिसके तहत व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ और दूरस्थ स्थानों पर युद्ध और चढ़ाई भी इसी के परिणाम के स्वरूप आरंभ हुई। आरंभिक साम्राज्य के अंतर्गत पश्चिम में पर्यटन की स्थापना सबसे पहले मिस्र में हुई और रोमन साम्राज्य के काल में यह अपने उत्कर्ष पर पहुंच गया। पूरब की ओर चीन के तटीय साम्राज्य और भारत का मौर्य साम्राज्य यात्रियों और आगंतुकों के आवागमन और आवभगत के लिए प्रसिद्ध थे। सड़कों का ताना बाना सुनियोजित ढंग से बनाया गया था और परिवहन की समुचित व्यवस्था भी की गई थी। सभी मार्ग राजमार्गों से जुड़ते थे और व्यापार तथा पथिकों के लिए अलग से पथ निर्माण किया गया था। यात्रा के लिए आवश्यक कारवां, सराय, भोजनालय, अतिथि गृह, धर्मशाला और पंथागारों की स्थापना भी की गई थी। कुएं खोदे गए थे, जगह जगह पर सुरक्षा टुकड़ियां तैनात की गई थी और डाक चौकियां बनाई गई थी। इस समय तक भ्रमण और पर्यटन का अंतर स्पष्ट होने लगा था। हालांकि सड़कों के किनारे प्रदान की गई सुविधाएं बहुत अच्छी नहीं थी और इसके लिए अक्सर राज्य कोई राशि भी नहीं लेती थी, पर संभ्रांत यात्रियों को विशेष सुविधाएं प्राप्त होती थी। उनके पास में रसोईया, नौकर, तंबू, जानवर, भोजन और अन्य सामग्रियां, पानी की आपूर्ति आदि का प्रबंध होता था। इस प्रकार बड़े आयोजन से पता चलता है कि लोग भ्रमण करते वक्त अपने आराम, शान और मनोरंजन का पूरा ध्यान रखते थे। यात्री केवल यात्रा का आनंद ही नहीं उठाना चाहते थे, बल्कि वे अपने घर जैसा आराम भी पाना चाहते थे। अतिथि देवो भव की संकल्पना काफी पुरानी है और यह भी माना जाता रहा
कि अतिथि आगमन से समृद्धि बढ़ती है और वह स्थानीय देवता सेवाओं और उत्पादों का उपभोग भी करता है। एशिया की सभी संस्कृतियों में अतिथि सत्कार की परंपरा मिलती है। लोकगीतों, लोक कथाओं, साहित्य की अन्य विधाओं में इसका जिक्र बार बार मन को मिलता है। आरंभिक काल में यात्री अतिथि का ही सम्मान पाता था। मिस्र सभ्यता और फोएनिसियाई की यदि लोग बात करें तो मिस्र की सभ्यता ने कई पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित किया। अलेक्जेंड्रिया के लाइट हाउस को अपने दुनिया के साथ महानतम आश्चर्यों में से एक माना जाता है। इससे पता चलता है कि पर्यटन की उत्पत्ति में उत्सुकता और आनंद इन दो कारकों का विशेष महत्व रहा है। यूनानी यात्री हेरोडोटस ने जीवंत यात्राओं का वर्णन किया है। अनेक स्त्रियां जिसमें करताल बजाती थी, पुरुष बांसुरी बजाते थे और उनके साथी यात्री साथ साथ कोरस गाते और तालियां बजाते रहते थे। यात्रा संपन्न होने पर भोज का आयोजन होता था और ईश्वर को धन्यवाद करने के लिए बलि दी जाती थी। यात्रा के अंत में जमकर शराब पी जाती थी और उत्सव का माहौल होता था। दीवार पर बने भित्तिचित्र और संदेश मिस्र के स्मारकों की प्रसिद्धि के प्रतीक हैं। अप्रैल और नवंबर के बीच दूर दूर के यात्री मिस्र के विख्यात स्मारकों को देखने आते थे। घर लौटते समय अपने दोस्तों को दिखाने के लिए वे स्मृति चिन्ह ले जाना नहीं भूलते थे। पर पर्यटकों का कुछ महीने तक ही सीमित था और केवल शीत के मौसम में यात्रा की जा सकती थी। लेकिन फोनेशियन वास्तविक रूप से साहसी थे। उन्होंने 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही दुनिया की सैर करना शुरू कर दिया और वे पश्चिम में अटलांटिक तक और दक्षिण में अफ्रीका तक पहुंच गए। उन्होंने स्थल मार्ग की सुविधाएं विकसित की और नदियों को पार करने के लिए भी निपुणता हासिल की। लंबे लंबे मार्गों का निर्माण किया। उन्होंने सबसे पहले विनिमय के लिए मुद्रा का इस्तेमाल किया। इससे यात्री कम सामान लेकर यात्रा कर सकते थे और नौकर और खाद्य सामग्री को ढोने की जरूरत अब नहीं रही, क्योंकि रास्ते में मुद्रा का उपयोग कर कुछ भी खरीदा जा सकता था। फारसी साम्राज्य की बात करें तो अपने विस्तृत साम्राज्य संभालने के लिए फारसी शासकों ने यात्रा संबंधी अधिसंरचना को विकसित किया। उन्होंने सड़कें बनवाई, 4 चक्के वाले ऊपर से ढके वाहन तैयार किए। व्यापारी और अन्य यात्री भूमध्य सागर क्षेत्र में यात्रा करने लगे और पर्यटन एक प्रकार से स्थापित हो गया। यूनानी साम्राज्य के अंतर्गत यूनानियों ने पर्यटन के लिए आयामों को विकसित किया और अफ्रीका से आगे पूर्व तट तक वे लोग पहुंच गए। उनका सामुद्रिक अनुभव तटीय क्षेत्रों में नगर राज्यों के विकास पर आधारित था। वस्तुतः पहाड़ों को पार करने की कला न आने के कारण थल मार्गों का निर्माण कठिन था, लेकिन पर्यटन के क्षेत्र में उनका योगदान सराहनीय रहा। उन्होंने मुद्रा विनिमय व्यवस्था को स्थापित किया और कई नगर राज्यों के सिक्के यूनानी राज्यों के बाहर भी उन्होंने मान्यता दिलवाई। भूमध्य सागर क्षेत्र में यूनानी भाषा अब आम भाषा होने लगी थी। दुनिया के सभी कोनों से लोगों को आकर्षित करने के लिए यूनानी कई प्रकार के उत्सवों का आयोजन करते थे। इस प्रकार के आयोजन में ओलंपिक का स्थान सर्वोपरि था। यह आयोजन भगवान जेउस के सम्मान में किया जाता था और इस अवसर पर सृजनात्मक खेलकूद कौशल का प्रदर्शन किया जाता था। यूनानी थिएटर और नाट्य कला का विश्व भर में नाम था और दूर दूर के लोग ग्रीक कॉमेडी और ट्रेजेडी के नाटक देखने के लिए आते थे। इससे उस समय की सोच और दर्शन का भी पता चलता है। यूनान के विद्वानों, चिकित्सकों और वैज्ञानिकों से विचार विमर्श करने के लिए दूर दूर से विद्वान लोग यूनान आते थे। नगर राज्य आगंतुकों के आकर्षण के प्रमुख केंद्र थे। एथेंस आज से कहीं ज्यादा विश्व प्रसिद्ध था। यहाँ भोजन, आवास और नृत्य, जुआ आदि मनोरंजन सामग्रियों से पूरी व्यवस्था की जाती थी। इस समय यूनानियों ने किराए पर प्रोक्सेरेस लेने की प्रथा चलाई थी। यह एक प्रकार का देसी गाइड होता था जो पर्यटकों को बताता था कि कहाँ जाना है और किस प्रकार से सुरक्षित भ्रमण किया जा सकता है। रोमन साम्राज्य में भी यूनानी सलीके और जीवन शैली के प्रति अगाध आस्था रही। उन्होंने संगठन की अपनी अपूर्व क्षमता के बल पर ग्रीक वासियों द्वारा विकसित अधिकांश पद्धतियों को परिष्कृत किया। पश्चिम अधिकांश क्षेत्रों पर उनका राजनीतिक और सांस्कृतिक नियंत्रण था। काफी लंबे समय तक रोम की सेना कई देशों में और लोगों पर राज्य करती रही। वहाँ शांति और समृद्धि का साम्राज्य स्थापित किया। परिणाम स्वरूप न केवल रोमन संभ्रांत वर्ग बल्कि मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग भी समुद्र तटों के किनारे और पहाड़ों पर विला और आराम गृह बनाने लगा। यहाँ दास अर्थव्यवस्था प्रचलित थी और दुनिया के सभी हिस्सों की कलात्मक वस्तुएं यह मौजूद थी। इस काल में कुछ विशेष कारणों से भी पर्यटन का विकास हुआ, जिसमें पूरे साम्राज्य में रोमन साम्राज्य के सिक्के सरकारी मुद्रा के रूप में स्वीकृत हो चुके थे। पूरे साम्राज्य में एपियन वे नाम के प्रसिद्ध सड़कों का बेहतरीन और सुनियोजित ताना बाना मौजूद था और साम्राज्य के सभी हिस्सों में जलमार्ग से भी यात्रा की जा सकती थी। पश्चिम में स्कॉटलैंड और पूर्व में यूफ्रेट्स तक फैले हुए वृहद साम्राज्य की सरकारी भाषा यूनानी और लैटिन थी। रोमन नागरिकों का धन और वैभव बढ़ा हुआ था।
वे आनंद प्राप्ति, उत्सुकता पूर्ति के साथ साथ अपने अधीनस्थ लोगों की संस्कृतियों की ओर भी उन्मुख हुए। थकान मिटाने के लिए खेलकूद विकसित किए गए। खेलकूद और तलवारबाजी की प्रतिस्पर्धा लोकप्रिय आयोजन थी। पर्यटक यूनानी मंदिरों, समाधि स्थलों और कलात्मक वस्तुएं देखने जाते थे। इससे स्थल दर्शन यात्राओं और घूमने फिरने जैसे आयामों का विकास हुआ। मिस्र और एशिया माइनर अपने तुर्की इमारतों के लिए प्रसिद्ध थे। ये लोकप्रिय पर्यटन स्थल थे। विद्वानों ने दुनिया के 7 आश्चर्यों की सूची बनाई और रोमन यात्री इनकी ओर आकृष्ट हुए। गर्म झरनों तक जाना, नहाना, या जिसे आज हम लोग स्वास्थ्य पर्यटन कहते हैं, उस समय भी वहाँ की एक गतिविधि थी। इन झरनों के आसपास तीर्थ स्थलों का भी विकास होते रहे। अति तीर्थ यात्री भी यहाँ पर आते रहे। साहित्य में अनेक मनोरम प्राकृतिक स्थलों का वर्णन किया गया, जिसके कारण शिक्षित पर्यटक भी इन स्थानों की ओर आकर्षित होने लगे। भारत आरंभ से ही एक कृषि प्रधान देश रहा है। यहाँ से अनाज का निर्यात किया जाता रहा। इस प्रकार व्यापार के जरिए दूर देशों के साथ संबंध स्थापित हुए। उत्तर वैदिक काल में लोहे से इस्पात और उससे अस्त्र बनाने की कला विकसित हो चुकी थी। भारतीय औजार और कपड़े विश्व प्रसिद्ध थे। समकालीन यूनानी और हिंदू विद्वानों ने भारत को सोने की चिड़िया कहकर इसके छिपे हुए धन का उल्लेख भी किया है। एशिया और यूरोप को जोड़ने वाले प्रमुख मार्ग भारत से होकर गुजरते रहे। इसीलिए भारतीय सामुदायिक जीवन में व्यापार और यात्रा आम बात थी। इस काल में कारवा सरायों की स्थापना हुई। छंदों और महाकाव्यों से पता चलता है कि खेलकूद और अनुष्ठानिक बलिदान लोकप्रिय उत्सव थे। महाभारत में भी उत्सवों और राजाओं की उपस्थिति और पेश किए गए नजरानों का रोचक वर्णन मिलता है। वहीं अर्थशास्त्र में व्यापारियों को दिए जाने वाले संरक्षण, भारतीय समाज में उनकी ऊंची हैसियत का भी जिक्र होता है। सामान का बीमा और सुरक्षित यात्रा, मूल्य नियंत्रण, तौल और माप के विनिमय के लिए सोने, चांदी, तांबे के उपयोग से सुविकसित व्यापार और भ्रमण का पता चलता है। शाही राजधानियां प्रमुख व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र रहीं और इनके सहयोग के लिए मजबूत ग्रामीण व्यवस्था और बस्तियां मौजूद थीं। जल और थल दोनों मार्गों से व्यापार होता था। सेनाओं के लिए बनाए गए मार्गों से व्यापारियों के आवागमन में तीव्रता आई और अब वे शीघ्रता से विलासी वस्तुएं राजमहल तक पहुंचा सकते थे। ब्राह्मण गांव विद्या केंद्रों के रूप में विकसित हुए और वहां बाहर से यात्री और विद्वान आने लगे। इस समय बौद्ध संघों ने तीर्थ यात्रा की परंपरा विकसित की, जिसमें बौद्ध भिक्षु गांव से गांव और राज दरबार घूमकर मध्यम वर्ग के महत्व का प्रतिपादन करते थे। ये भिक्षु यात्री विश्राम गृहों और पंथागारों में ठहरते थे। भिक्षु, व्यापारी और आम जनता मठों और विहारों की यात्रा करते थे। कई राजे महाराजे यूनान से फारस या मेसोपोटामिया होते हुए भारत पहुंचे, लेकिन ऐसे यात्रियों का उल्लेख कम मिलता है। यूनानी ब्यौरों से पता चलता है कि भारत में रथों के चलने लायक मार्गों का निर्माण किया गया और घोड़े, हाथी और ऊंट परिवहन के आम साधन बने। सड़क के किनारे छायादार वृक्ष लगाए जाते रहे। कुओं, विश्राम गृहों और सुरक्षा की व्यवस्था की जाती थी। अर्थशास्त्र में राज्य के लिए भ्रमण अधिसंरचना के महत्व पर प्रकाश डाला गया है और मार्गों का वर्गीकरण और वाहनों के प्रकारों का भी उल्लेख हमको मिलता है। इससे स्पष्ट है कि भारत में सेना, व्यापारियों और नागरिकों के लिए यात्रा की पूर्ण विकसित व्यवस्था मौजूद थी। देश के भीतर जलमार्ग से यात्रा करने वाले यात्रियों को भी राज्य सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करता था। शहरों में बाजार लगते थे और वहां देहातों और दूर दराज के इलाकों से लाया गया सामान बिकता था। विदेशियों के द्वार को नगर द्वार पर बने सरायों में ठहराया जाता था और वहां उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती थी। इन यात्रियों के आवागमन पर कड़ी नजर रखी जाती थी। एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने के लिए इन्हें सुरक्षा अनुमति पत्र प्राप्त करना पड़ता था। उनके मनोरंजन के लिए उन्हें मंदिरालय और नृत्य गृहों में जाने की छूट थी, लेकिन यहाँ भी निरीक्षक उनके व्यवहार पर कड़ी नजर रखते थे। जुआ खेलना वैध था और राज्य की आय का भी प्रमुख स्रोत था। राजा महाराजाओं ने नौका विहार और पहाड़ों की तरफ की ओर जाने की परंपरा शुरुआत की, पर उनके साथ दरबार से जुड़े और भी लोग शहर के कोलाहल से दूर शांत इलाकों और ठंडे प्रदेशों में आते जाते रहे। इस प्रकार की यात्राओं में अन्य लोगों को भी रुचि पैदा हुई और यहाँ मुगल बादशाहों के उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं। वे प्रकृति प्रेमी थे और उन्होंने इसके लिए काफ़ी यात्राएं की। आज के रिसोर्ट विकास में उनकी अहम भूमिका है। कश्मीर के शालीमार बाग और निशात बाग इसके उत्तम उदाहरण हैं। वस्तुतः जहांगीर हमेशा गर्मी कश्मीर में और जाड़ा या सर्दी विंध्य पार क्षेत्र में बिताता था। कोस मीनार, जिसको मील का पत्थर भी कहते हैं, बावली सराय और विस्तृत सड़कों और जलमार्गों का ऐसा ताना बाना बना गया कि कोई व्यक्ति भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक आसानी से आ जा सकता था। इस व्यापक व्यवस्था को भारतवासियों के भ्रमण प्रेम का ही परिचायक माना जाना चाहिए।